खटीमा, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सक्रियता से काम किया है। सक्रियता से काम किया है श्री रमेश राणा जी, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मंडल अध्यक्ष श्री जीवन धामी जी, दान सिंह राणा जी, हमारे ठाड़ू राणा परिषद के अध्यक्ष और पूर्व में ब्लॉक प्रमुख भाई अमर सिंह राणा जी, मोहनी पोखरिया जी, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा बिमला मुंडेला जी, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा शशांक बिष्ट, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा सोमनाथ मौर्य, मंडल अध्यक्ष सतीश गोयल जी, जिला महामंत्री संतोष अग्रवाल जी, रमेश चंद्र जोशी, रामू भैया, देवेंद्र चंद जी, नंदन खड़ायत जी, राजपाल जी, हिमांशु बिष्ट जी, गोपाल बोरा जी, हमारे युवा नेता श्री रविंद्र राणा जी, उमेश सिंह जी, मथुरा दत्त जी, चंदू मुंडेला, राम सिंह जेठी जी, गंभीर सिंह धामी जी, महेंद्र तिवारी जी, अमित पांडे जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी नेतागण और आज इस कार्यक्रम में चकरपुर मंडल और खटीमा विधानसभा के आसपास के सभी क्षेत्रों से आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी मेरी माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, हमारे सभी पूर्व सैनिक मैं देख रहा हूं बहुत बड़ी संख्या में आए हैं, जिन्होंने भारत माता के लिए, एक बार सब हाथ उठा दीजिए, देखिए बहुत बड़ी संख्या है। तो मैं आप सबका, अपने बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का, पत्रकार मित्रों का, छायाकार बंधुओं का और इस लघु भारत खटीमा में, जिसको हम मिनी इंडिया कहते हैं, हमारे बहुत सारे आज खड़वाड़ से जहां माताएं बहनें बड़ी संख्या में आई हैं, वहीं हमारे कलाकार जो हर बार हर कार्यक्रम में रस भरने का काम करते हैं, एक ऊर्जा प्रदान करते हैं, उत्साह लाने का काम करते हैं। होली से लेकर अनेक गायनों में जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका और विभिन्न विभिन्न अवसरों पर हमने कोशिश की है कि जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम देहरादून में आयोजित होते हैं या देश में आयोजित होते हैं, उसमें हमारे इस खटीमा क्षेत्र के जो कलाकार हैं, उन सबको किसी न किसी रूप में प्रतिभाग करने का अवसर मिले, वो प्रतिभाग करते हैं। हमारे ऐसे सभी कलाकार बंधु, मैं सबका, ये मेरी कर्मभूमि रही है खटीमा, इस अपनी कर्मभूमि में मैं आप सबका दिल की गहराइयों से सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप इस अवसर पर इतनी बड़ी संख्या पर यहां पधारे हैं। आज बड़ा शुभ दिन है, जहां हमारे नवरात्र का छठा दिन है, वहीं आज का दिन हमारे लिए विशेष दिन है। एक भारत के अंदर लागू करने का श्रेय जिनको जाता है, ऐसे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की आज जन्म जयंती है। इस जन्म जयंती पर मैं उनको भी नमन करता हूं और आप सबको बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आज का दिन बड़ा विशेष है और जब मैं आपके बीच में आया हूं तो अभी थोड़ी देर पहले 2024 के लोकसभा चुनाव का आज संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में उसके अनुच्छेद 44 में जो भारत के अंदर समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, वो समान नागरिक संहिता के लिए 2022 के विधानसभा के चुनाव में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष हमने संकल्प रखा था और मोदी जी के नेतृत्व में संकल्प रखा था कि नई सरकार गठित होगी तो हम उत्तराखंड के अंदर कोई किसी धर्म का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, किसी जाति का होगा, सबके लिए एक समान कानून लाएंगे, समान नागरिक संहिता लाएंगे। भाइयों बहनों, हमने अपना ये वायदा संकल्प
मोदी जी की जो गारंटियां देश के अंदर पूरी हो रही हैं, उसी प्रकार से उत्तराखंड के अंदर जो आपने हमें काम दिया, आपने हमको आशीर्वाद देकर सरकार में आने का अवसर दिया और हमने मोदी जी की इस गारंटी को उत्तराखंड के अंदर विधेयक बनाकर पारित करके माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी उसमें हमको अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र आज देश की जनता के सामने प्रस्तुत हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज उस संकल्प पत्र में, भारतीय जनता पार्टी ने उस संकल्प पत्र में पूरे देश के अंदर निकट भविष्य में यूसीसी की जरूरत बताई है, यूसीसी को लागू करने की बात कही है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो उत्तराखंड के अंदर जो गंगा समान नागरिक संहिता की निकली है, जिस प्रकार से यहां से गंगा, शारदा, यमुना निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से समान नागरिक संहिता की एक गंगोत्री यह भी पूरे देश को कहीं न कहीं एक रास्ता दिखाने का काम भविष्य में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करने वाली है, जिसकी हमने यहां शुरुआत कर दी है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि 2024 का ये आम चुनाव, जिसमें कुल मिलाकर अब 5 दिन शेष रह गए हैं और छठे दिन मतदान होना है। मैं आपसे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं। आप सबका मत, आपका समर्थन आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मिले और निश्चित रूप से आपका एक एक मत, जो 400 पार का नारा है, अभी मैं आ रहा था, हमारे नौजवानों में बड़ा उत्साह था, पूरे रास्ते भर अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे थे। तो आपका एक एक मत उस 400 पार के नारे में सहायक सिद्ध होगा। भाइयों बहनों, अब मोदी जी के 10 सालों का कालखंड हमने देखा है, देश का तेजी से विकास हुआ है, दुनिया का सिरमौर भारत बना है, आज दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन रहा है। दूसरे कार्यकाल में मोदी जी ने भारत को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया है। वहीं उन्होंने संकल्प लिया है कि जब आप सबके एक एक वोट की ताकत से मोदी जी ऐतिहासिक मतों से जीतकर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भाइयों बहनों, और इस लक्ष्य को पार करने के लिए हमें 400 पार के नारे को याद रखना है। 2014 के बाद से भारत के एक ऐसे स्वर्णिम काल की शुरुआत हुई है, जिसमें आज भारत बुलंदियों की जो नई परिभाषाएं हैं, नई परिभाषाओं को गढ़ने का काम कर रहा है। भाइयों बहनों, कई सारे ऐतिहासिक निर्णय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने लिए हैं। हम सब जानते हैं कि जहां कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त हुई, देश के अंदर नागरिकता संशोधन विधेयक लागू हुआ, 3 तलाक से मुस्लिम बहनों को मुक्ति मिली, वहीं हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। और ये पहला अवसर होगा देश की आजादी के बाद, लंबे कालखंड के बाद, कि भगवान राम इस बार अपना जन्मदिन टेंट में नहीं मनाएंगे, इस बार महल के अंदर भव्य दिव्य भगवान अपने मंदिर के अंदर इस बार का जन्मदिन मनाने वाले हैं। भाइयों बहनों, लोकसभा में नारी शक्ति बंधन विधेयक पारित हो गया। 33% का आरक्षण हमारी जो मातृशक्ति है उसके लिए निकट भविष्य में सुनिश्चित हो गया है। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को भी आगे बढ़ाने के लिए, उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं भाइयों बहनों, और एक से एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले कि वो आज पूरे देश के अंदर अलग रूप से जाने जा रहे हैं, एक मॉडल के रूप में जाने जा रहे हैं। बहुत सारे प्रदेशों से हमारे पास लगातार लोगों की मांग आती है कि हमको भी आपका ड्राफ्ट चाहिए, आपने किस प्रकार से नकल का कानून लगाया है, आपने यूसीसी में क्या क्या किया है, आपने धर्मांतरण का कानून कैसा बनाया है, आपने लैंड जिहाद और अतिक्रमण के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई की है, दंगा रोधी कानून हमने बनाया है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं, दंगे को रोकने के लिए सरकारी नौकरियों में हमारी बहनों को
हमारी मातृशक्ति को। 30% का आरक्षण हमने विधेयक लाकर यहां पर सुनिश्चित कर दिया कि उत्तराखंड के अंदर हमारी मातृशक्ति को अब सरकारी नौकरियां भी मिलेंगी। यह भी हमने इसका प्रावधान कर दिया है। इसके साथ साथ पिछले दिनों देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हमने आयोजित किया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शुभारंभ किया। उस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 3,54,000 करोड़ रुपए के एक बड़ी धनराशि के MOU हमारे साथ देश और दुनिया के लोगों ने किए हैं और सबने उत्तराखंड के अंदर अपना निवेश उद्योग लगाने की इच्छा जाहिर की है। भाइयों बहनों, हमने भी कहा है हम सभी को यहां आमंत्रित करते हैं। ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग, यह हमारा संकल्प है हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि उत्तराखंड की आर्थिकी बढ़नी चाहिए। जो प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन करने का जो संकल्प लिया है, उसमें उत्तराखंड राज्य भी योगदान देगा। लेकिन हमने कहा हम उन लोगों को, उन उद्योग धंधों वालों को, उन बड़े निवेशकों को हम प्राथमिकता देंगे जो हमारे यहाँ पर हमारे नौजवान युवा भाई बहनों को रोजगार की प्राथमिकता देंगे, जो अधिक से अधिक रोजगारों का सृजन करेंगे। यानी कि हमारे बच्चे जो विभिन्न क्षेत्रों में ITI कर रहे हैं, कोई पॉलिटेक्निक कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई किसी अन्य संस्थान में कोई अच्छी डिग्री लेकर आ रहा है, डिप्लोमा लेकर आ रहा है, उसको आप पढ़ने, उसको अपनी नौकरी के लिए, अपने रोजगार के लिए यहां से दूर न जाना पड़े, घर के पास ही। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है आप सबको कि जहां 3,54,000 करोड़ के MOU हुए थे, उसमें से 81,000 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग शुरू हो गई, यानी कि काम शुरू हो चुका है। भाइयों बहनों, बड़ा काम शुरू हो गया है। और इसी जनपद के अंदर 25,000 करोड़ रुपए के MOU हुए थे उधम सिंह नगर में, जिस जनपद में हम सब रहते हैं। इसमें से भी 18,000 करोड़ रुपए का काम धरातल पर उतरने लगा है। भाइयों बहनों, ऐसे ही G20 की 3 सफल बैठकें उत्तराखंड के आयोजित हुई। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे छोटे से राज्य में 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 बैठकों का आतिथ्य हम सबको देने का अवसर प्रदान किया। भाइयों बहनों, जहां एक तरफ हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक-एक पल और एक-एक क्षण जैसे प्रधानमंत्री जी देश के लिए लगा रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए लगा रहे हैं। बिना रुके, बिना थके, बिना विश्राम किए केवल एक ही संकल्प लिया है कि भारत माता की जय, भारत के अंतिम व्यक्ति तक, उत्तराखंड के अंतिम व्यक्ति तक हमारा विकास पहुंचना चाहिए, सारी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, शासन पहुंचना चाहिए, अंत्योदय होना चाहिए। इसको लेकर हम काम कर रहे हैं। गरीब कल्याण को हमने प्राथमिकता दी है, प्रधानमंत्री जी ने प्राथमिकता दी है। भाइयों बहनों, जबकि जो पार्टियां आज विपक्ष में हैं, उन्होंने हमेशा परिवारवाद को प्राथमिकता दी है, जातिवाद को प्राथमिकता दी है। यह लोकसभा चुनाव जो देश को परिवार प्रथम मानते हैं, यानी प्रधानमंत्री जी का जब भी आप उद्बोधन सुनते होंगे, वो कहते हैं मेरे 140 करोड़ परिवारजनों, यानी कि पूरे देश को अपना परिवार मानकर काम करते हैं। भाइयों बहनों, और विपक्ष कहता है कि जो है हमारा परिवार प्रथम है, और मोदी जी कहते हैं देश प्रथम है। अब दोनों में अंतर है इस बार के चुनाव में। एक तरफ देश प्रथम मानने वाले और एक तरफ अपना परिवार प्रथम मानने वाले। मुकाबला 2 धाराओं के बीच में है। एक धारा कह रही है देश का विकास होना चाहिए, देश से भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए, देश से परिवारवाद समाप्त होना चाहिए, देश से तुष्टीकरण समाप्त होना चाहिए, देश के अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए। दूसरी तरफ कहते हैं गठबंधन बनाकर कि भाइयों बहनों एक गठबंधन बना लिया है। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार को मिटाना है, ये कहते हैं मोदी जी को मिटाना है। मोदी जी कहते हैं देश से तुष्टीकरण समाप्त करना है, ये कहते हैं देश से मोदी जी को समाप्त करना है। ये मिलकर ऐसा गठबंधन बना लिया है भाइयों बहनों, और ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। और कल मैं देख रहा था प्रियंका दीदी आई थी, यहीं रामनगर में प्रियंका दीदी आई थी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पेपर लीक होते हैं, नकल माफियाओं का बोलबाला है, और उनकी सरकार आएगी तो
नकल माफियाओं के खिलाफ वो कानून लाएंगी। मैं प्रियंका जी को बताना चाहता हूं, इस खटीमा की आंदोलनकारियों की भूमि, वीरों की भूमि और एक लघु भारत जहां हर जाति के लोग रहते हैं, हर वर्ग के लोग रहते हैं, इस भूमि से मैं बताना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर राज्य स्थापना के बाद पहली बार हमने नकल माफियाओं की कमर तोड़ने का काम किया है। ये हम बहुत पहले ही कर चुके हैं। शायद उनकी पार्टी के लोगों ने उनको बताया नहीं होगा, अगर उनको स्पीच लिख कर दी होगी तो। अब प्रदेश में नकल विरोधी कानून लागू होने से पारदर्शिता और समय से सारी परीक्षाएं संपन्न हो रही हैं और 100 से भी ज्यादा नकल माफियाओं को जेल के अंदर भेजने का काम हमने किया है भाइयों बहनों। और एक ही परिवार में ऐसे बच्चे जो हमारे बेटे बेटियां परीक्षाओं में बैठते थे, उनका नंबर नहीं आता था। ये नकल का कानून लागू होने के बाद अब एक एक परीक्षा में बैठने वाले का 4 परीक्षाओं में चयन हो जा रहा है। पहले एक में भी नहीं हो रहा था, अब 4 में नंबर आ जा रहा है भाइयों बहनों। जबकि प्रदेश में नकल माफियाओं को इनको संरक्षण देने का काम, इनको खाद पानी देकर युवाओं का भविष्य खिलवाड़ करने का काम इन्हीं के कालखंड में फला फूला था। भाइयों बहनों, विपक्ष की ओर से कई गलतियां की गई हैं। अपने शासनकाल में इन्होंने बहुत गलतियां की हैं। अब हम इनकी गलतियों को सुधारने में लगे हैं। वहीं कांग्रेस अपनी करनी और कथनी दोनों में ही उसका बहुत अंतर है और भाजपा पर आरोप लगा रही है। ये सब कांग्रेस इसलिए कर रही है क्योंकि विपक्ष भ्रष्टाचार का हमेशा से पक्षधर रहा है, जबकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है। भाइयों बहनों, कांग्रेस का जो हाथ है वो करप्शन वाला काला हाथ है। ये हमेशा उत्तराखंड को इसने पीछे धकेलने का काम किया है। ये दल और इसके नेता देवभूमि और इस देश के लिए केवल और केवल विपत्ति हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इस बार आपने अपने बोर्ड से इनको इतनी करारी चोट देनी है कि अगले कई दशकों तक इन्हें यह एहसास होता रहे कि इन्होंने देश के साथ और उत्तराखंड के साथ कितना बड़ा धोखा किया है, कितने बड़े इन्होंने पाप किए हैं। भाइयों बहनों, खटीमा के लिए एक बेटे के रूप में, आप सबके भाई के रूप में, आप सबके सहयोगी और साथी के रूप में खटीमा की उन्नति, खटीमा का विकास मेरे लिए हमेशा से प्राथमिकता रहा है। उसको लेकर खटीमा में मेरा हमेशा से मानना रहा है कि यहाँ पर विकास आधारित राजनीति हो। जो देश के अंदर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, जो वोट बैंक की राजनीति होती थी, उस वोट बैंक की राजनीति को आज पीछे धकेलने का काम कर दिया है। उन सबके आज धीरे धीरे उनकी दुकानें बंद करने का काम, उनके शटर गिराने का काम कर दिया है। मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि खटीमा में भी जो विकास आधारित राजनीति है वो आगे बढ़नी चाहिए। मैं खटीमा की उन्नति के लिए कटिबद्ध हूं और मुख्य सेवक के रूप में राज्य का सर्वांगीण विकास मेरी प्राथमिकता है। भाइयों बहनों, 19 तारीख को यहां मतदान होना है। विकसित उत्तराखंड के लिए, विकसित भारत के लिए और विकसित खटीमा के लिए हम सबको बड़ी संख्या में मतदान करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस बार मैं पूरे उत्तराखंड के अंदर अनेक स्थानों पर मैं सभाएं कर चुका हूं, जनसंवाद कर चुका हूं, लोगों से मिलता हूं। उसके बाद मैं अंतिम समय पर आप सबके बीच में आया हूं, तो मैं यहां आकर ये कह सकता हूं, पूरे उत्तराखंड के अंदर किसी भी सीट पर कोई मुकाबला कहीं नहीं है। एक तरफा जो है भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की लहर चल रही है। हर एक व्यक्ति 19 तारीख मतदान दिवस का इंतजार कर रहा है कि 19 तारीख आएगी और हम सब लोग मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमल के फूल वाला बटन दबाते जाएंगे और इतना दबा देंगे कि वो बटन जो है शाम को अंदर चला जाए और 4 तारीख को जिस दिन वो ईवीएम खुलेगी, जिसका हमारे जो कांग्रेस के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, वो उस दिन ईवीएम का ही बहाना बनाएंगे कि ईवीएम खराब हो गई और उसमें से आप सबके कमल ही कमल बाहर निकलेंगे और यहाँ पर मां शक्ति की आराधना कर इसमें हमारे अनेक 9 देवियों की हम आराधना कर रहे हैं। तो इसमें से जो मां लक्ष्मी है
तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे हैं। खटीमा में वो इस वक्त हैं। यहाँ पर नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के लिए अजय भट्ट जो प्रत्याशी वहाँ पर हैं उनके लिए लोगों से उन्होंने वोट की अपील की और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि 19 तारीख जिस दिन मतदान उत्तराखंड में होना है उसका इंतजार यहाँ की जनता कर रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि 5 सीटों पर किसी तरीके की कोई फाइट नहीं है, भाजपा एक तरफा जीत रही है। उत्तराखंड को और खटीमा को विकास की दिशा में आगे बढ़ाना है। मैं आप सबसे यही निवेदन करने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस क्षेत्र से आप सब जो लघु भारत है, आज लघु भारत के रूप में हमारे मंच पर देखिए नामधारी जी बैठे हैं, हमारी जिला पंचायत बैठी है राणा भागीरथी जी, इधर रामू जोशी जी बैठे हैं, कमल जिंदल जी बैठे हैं, हमारे उत्तम दत्ता जी बंगाली समुदाय के बैठे हैं, उधर हमारे रमेश राणा जी आए, उधर देवेश चंद जी बैठे हैं, इधर हमारे मुकेश जी बैठे हैं, पीछे रविंदर राणा बैठे हैं, इधर हमारे फौजियों के प्रतिनिधि बैठे हैं, रघुवीर सिंह धामी जी। तो एक एक व्यक्ति हमारा एक देखिए लघु भारत ये मंच पर दिख रहा है। तो एक खटीमा के लघु भारत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी हम सब की है। हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे। यानी कि वोटों के समय में आकर कोई इधर की बात करने लगता है, कोई उधर की बात करने लगता है, हमको इस चक्कर में नहीं पड़ना है। आज मोदी जी देश को बांटने की बात नहीं कर रहे हैं। मोदी जी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं। और कुछ जो आज विपक्षी दल है उनके स्लीपर सेल के रूप में कुछ लोग जातिवाद को, वर्गवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आपने अपने एक एक वोट की चोट से इनको बिल्कुल समझ लीजिए कि सबक सिखा देना है, जिससे कि भविष्य में कभी भी कोई विकास का बाधक न बने। मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करता हुआ एक बार जोर से मेरे साथ मुट्ठी बांधकर जोर से बोलिए। मैं कहूँगा फिर एक बार आप कहेंगे मोदी सरकार।